हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, मैनेजमेंट ऑफ कैश। और लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो कैश मैनेजमेंट है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैश प्लानिंग कैसे की जाती है। आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस के बारे में। ऑप्टिमम कैश बैलेंस बेटा क्या होता है? द कैश बैलेंस विच इज़ नाइदर एक्सेसिव नॉर इनएडिक्वेट, यानी कि ऐसा कैश बैलेंस जो ना तो बेटा अपर्याप्त हो और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस। किसी भी फर्म की कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट का जब बेटा एस्टीमेट लगाएंगे तो वहाँ पर हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिटरमाइन करना होगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताए थे। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कैश रखते हैं तो हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर हम बेटा कम कैश रखते हैं तो हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें एक ऐसा कैश बैलेंस चाहिए या एक ऐसा कैश बैलेंस इस्टेब्लिश करना है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके। तो उसके लिए बेटा मैं दो मॉडल आपको करवाऊंगा। जो फर्स्ट मॉडल है हमारा, दैट इज़ बामोल मॉडल, और सेकंड मॉडल बेटा हम करेंगे मिलर और मॉडल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बामोल मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो बामोल मॉडल को करने से पहले कुछ एक बेटा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस मॉडल के अंदर बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। तो पहले उन टर्म्स को बेटा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म जो इस मॉडल में बेटा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली है, दैट इज़ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बेटा क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। जब भी किसी फर्म को कैश की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कैश की रिक्वायरमेंट बेटा कब होती है? जब इनफ्लो आउटफ्लो से क्या हो, कम हो। अगर मेरा कैश का इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है तो मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? अपनी कैश नीड को फुलफ़िल करने के लिए मेरी जो मार्केटेबल सिक्योरिटी हैं, फर्म की जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, उनको सेल करना होगा। तो फर्म की जो बेटा जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम सेल करते हैं तो सेल करते हुए बेटा कुछ खर्चे होते हैं। जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज करते हो तब भी खर्चे होते हैं, जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटी बेटा सेल करते हो तब भी खर्चे होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जब बेटा आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कौन कौन से खर्चे होते हैं बताइए, चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी बेटा, जब हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो बेटा एक्सपेंसिव होगा ब्रोकरेज। हाँ जी बेटा, जिस एजेंट के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया उसे आप क्या पे करोगे? ब्रोकरेज पे करोगे। ठीक है, एक बेटा आपके क्लैरिकल एक्सपेंसेस भी होंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो आपका जो स्टाफ है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, अकाउंट्स की बुक्स में उसकी एंट्री की जाएगी, तो उसके लिए आपका खर्चा होगा जिसको हम क्लैरिकल एक्सपेंसेस का नाम दे देते हैं। और रजिस्ट्रेशन, जब बेटा आप अपने नाम से कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो उसके कुछ एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हो सकते हैं। तो उन सब को बेटा हम किसका नाम देंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है, देखिए पढ़ते हैं। कॉस्ट इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश। जब बेटा हम अपनी कैश नीड्स को फुलफिल करने के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो जितनी भी कॉस्ट हम बियर करेंगे दे विल बी नेम्ड एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ऐसी सिचुएशन नॉर्मली कब आती है? व्हेन द फर्म फॉल्स शॉर्ट ऑफ कैश, जब फर्म के पास कैश की शॉर्टेज हो जाए और फर्म को अपनी सिक्योरिटीज क्या करनी पड़े? सेल करनी पड़े। ठीक है जी, तो उस केस में कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? क्लैरिकल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन एंड अदर कॉस्ट। अब ये आता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे डिटरमिन की जाती है। हाँ जी बेटा, तो इसके बेटा स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लॉट। हाँ जी बेटा, आपको सबसे पहले क्या निकालनी है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लॉट निकालनी।
हाँ जी बेटा, पर लोट का मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ जी बेटा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लोट कैसे निकालेंगे? नॉर्मली ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इसको बेटा टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो बेटा अभी बताया ब्रोकरेज, ठीक है जी, ब्रोकरेज ऐड होगा। ब्रोकरेज के अलावा बेटा और क्या ऐड करेंगे? क्लैरिकल एक्सपेंसेस प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जैसे सपोज कीजिए, मैं एज्यूम कर रहा हूँ एक फर्म है, वो जब भी अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करती है तो 200 रुपीज़ ब्रोकरेज उसको पे करनी पड़ती है। क्लैरिकल एक्सपेंसेस मान लेते हैं 50 रुपीज़ हैं और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 100 रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लॉट 350 होगी। यानी कि एक बार में अगर आप अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करते हो तो 350 रुपये बेटा आपका खर्चा आता है, ठीक है जी। तो बामोल मॉडल ये कहता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये कांस्टेंट रहेगी, चाहे आपका लॉट साइज कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो। मान लीजिए मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटी बेटा सेल करनी है 50,000 की, तो भी 350 रुपये खर्चा आएगा। अगर मुझे मार्केटेबल सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की सेल करनी है तो भी 350 रुपये खर्चा आएगा। यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लोड को आपने क्या एज्यूम करना है? कांस्टेंट मानना है, ठीक है जी। ये बामोल मॉडल की अजम्पशन है। हालांकि रियल लाइफ में बेटा ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर अगर आपका जितना बड़ा मार्केटेबल सिक्योरिटी का लोट होगा उतनी ज़्यादा आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। अगर मुझे 5 लाख रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल करनी हो तो मुझे ज़्यादा ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। अगर मुझे 1 लाख रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटी पे करनी हो तो मुझे कम ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। बट ये जो मेथड है बामोल मेथड, ये इस बात को नहीं मानता। इसकी एक अजम्पशन है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है जी। चलिए, तो आगे बेटा बात करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या रहेगा इसमें? कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ लोड्स। हाँ जी बेटा, कंप्यूट द टोटल नंबर ऑफ लोड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। एन बेटा कैसे निकालेंगे? देखिए एन कैसे निकालेंगे? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय लोड साइज। देखिए इसका मतलब क्या है? हाँ जी बेटा, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय लोड साइज, इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए एक फर्म है या एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। हाँ जी बेटा, एक कंपनी है जी XYZ लिमिटेड, उसकी एनुअल कैश रिक्वायरमेंट सपोज करो 5 लाख रुपीज़ की है। उस कंपनी की पूरे साल की कैश रिक्वायरमेंट कितने रुपए की है? 5 लाख की, ठीक है। और मार्केटेबल सिक्योरिटी का जो लोट दे रखा है वो दे रखा है सपोज करो बेटा आपको 50,000। मार्केटेबल सिक्योरिटी का जो लोट साइज है वो आपको दे रखा है 50,000। तो सबसे पहली बात ये देखो कि अगर 5 लाख रुपए की कैश रिक्वायरमेंट है पूरे साल की और उस कंपनी के पास 50,000 रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है 50,000 के मल्टीपल में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये लोट साइज है। लोट साइज का मतलब उस कंपनी ने 50,000 की मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर 5 लाख रुपए की कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हो और एक लोट कितने का है? 50,000 का, तो उस कंपनी को बेटा कितने लोट बेचने पड़ेंगे? ऐसे ऐसे 5 लाख रुपए की कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितने लोट सेल करने पड़ेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी के 10 लोट्स। इसको बेटा बोलते हैं नंबर ऑफ लोट्स। ये क्या है? ये तो है बेटा एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ए। और 50,000 क्या है? 50,000 है लोट साइज। 5 लाख रुपए की कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर एक बार में आप 50,000 रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचोगे तो साल में बेटा कितनी बार मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी? 10 बार। तो ये 10 लोट्स हो गए, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है एन। और तीसरे नंबर पे बेटा फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है? थर्ड स्टेप है नाउ कैलकुलेट टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब बेटा टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला बेटा क्या है? टी इंटू एन। हाँ जी बेटा, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टी मल्टीप्लाइड बाई एन। जैसे अभी देखिए, सबसे पहले मैंने टी की वैल्यू निकाली थी। टी की वैल्यू बेटा मैंने ली थी 350, ठीक है जी। और एन एन बेटा अभी हमने निकाला, एन अभी हमने निकाला था, कितना आया था? हाँ जी बेटा, 5 लाख की रिक्वायरमेंट और 10 लोट्स आ गए थे।
तो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे? अगर 10 बार हमें मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचना है और एक बार सेल करने पे कितना खर्चा आता है? 350 रुपये। तो 10 बार बेटा आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। एक बार अगर आप सेल करते हो तो 350 रुपये की ब्रोकरेज या कमीशन पे करते हो। तो 10 बार यदि आप सेल करोगे तो 3500 रुपये बेटा आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। ये हमारी टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। क्लियर है? तो ये 3 स्टेप बेटा याद रखने हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर लॉट, वो आपको निकालना पड़ेगा। जनरली वो क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड नंबर पे आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ लोड्स। टोटल नंबर ऑफ लोड कैसे निकालेंगे? एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय लोड साइज। ये दोनों बेटा आपको गिवन होंगे। एनुअल कैश रिक्वायरमेंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और लोड साइज भी। जस्ट आपको डिवाइड करके एन की वैल्यू निकालनी है। और टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट टी इंटू एन, 3500 रुपीज़ जैसे हमारा बेटा इस सब में आ गया। चलिए इसको बेटा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए इस एग्जांपल में बेटा क्या कहता है, पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले आपको गिवन है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। एक फर्म है जिसकी एनुअल रिक्वायरमेंट 8 लाख की है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 600 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन। कैलकुलेट द टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर लोड साइज 20,000, 40,000, 80,000, 1 lakh and 2 lakh. Also determine the relationship between load size and total transaction cost. देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको बेटा हम एक टेबल की हेल्प से समझेंगे। देखो यहाँ पर आपको लोड साइज डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं। लो बेटा ये हमारी टेबल है। इस टेबल के अंदर देखिए जो सबसे पहला कॉलम है बेटा, सबसे पहला कॉलम है एनुअल कैश रिक्वायर्ड। फर्म को कितने की कैश की रिक्वायरमेंट है? 8 लाख की। और सपोज कीजिए फर्म के पास मार्केटेबल सिक्योरिटी के लोट कितने कितने के हैं? 20,000 का लोट है एक। हाँ जी बेटा, लोट साइज है 20,000। सेकंड केस में लोट साइज बेटा दे रखे है 40,000। फिर बेटा है हमारा 80,000, फिर है 1 लाख और फिर बेटा 2 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा जो लोट साइज है, हाँ जी बेटा 20,000 का होगा और साल में मेरे को 8 लाख रुपए के कैश का बंदोबस्त करना है, अरेंजमेंट करना है, और मेरे पास मार्केटेबल सिक्योरिटी का लोट 20,000 का है, तो मेरे को कितने लोट सेल करने पड़ेंगे? 8 लाख डिवाइडेड बाय 20,000। एन बेटा कैसे निकलता है? एन निकलता है ए अपॉन बी। ठीक है, तो कितने लोड्स हो जाएंगे बेटा यहाँ पर? 20,000 40 लोड्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं 40 से 40,000 के मेरे लोट हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी के और मेरे को 8 लाख कैश की जरूरत है, तो मेरे को कितने लोट सेल करने पड़ेंगे? 20 बार बेटा ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ 10 और यहाँ बेटा हो जाएगा 8 टाइम्स और यहाँ 4 टाइम्स। क्लियर है? ये नंबर ऑफ लोड्स हो गए। उसके बाद बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लोड। आपको पर लोड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दे रखी है बेटा? 600। लो जी, ये बेटा मैंने लिख दिया 600। लो जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लोड 600 है और बामोल मॉडल की ये अजम्पशन है कि लोड साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लोड क्या रहती है? कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना खर्चा आएगा? अगर हम 40 बार ट्रांजैक्शन करते हैं या 40 लोड सेल करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी के, तो खर्चा आएगा 24,000। अगर 20 लोड्स अगर हम सेल करते हैं तो 12,000। यहाँ बेटा 6,000 और यहाँ बेटा आएगा 4800 और यहाँ 2400। ये बेटा हमारी टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने कंपेयर करनी है, एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, वो क्या है? आप ये देखिए जो हमारा लोड साइज है, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2। एक तो बेटा कॉलम नंबर 2 को ले लीजिए, एक कॉलम नंबर 5। अगर मैं कॉलम नंबर 2 और 5 को कंपेयर करूँ, हाँ जी बेटा, कंपेयरिंग कॉलम नंबर 2 एंड 5, तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन डिराइव कर सकता हूँ। कंक्लूजन क्या निकलेगा? एक तरफ बेटा मैंने लिख लिया लोड साइज, एक तरफ टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ जी बेटा, लोड साइज देखो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लोड साइज बढ़ेगा, लोड साइज बढ़ने से नंबर ऑफ लोड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? पहले एन की बात कर लेते हैं।
लोड साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ लोड्स क्या हो रहे हैं, कम। जितना बड़ा लोड साइज होगा उतने कम ट्रांजैक्शन आपको करने पड़ेंगे, उतनी कम बार आपको मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करना होगा, यानी कि एन कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपका जैसे लोड साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेटा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा लोड साइज होगा उतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, नंबर ऑफ लोड्स कम होंगे, और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेटा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, लोड साइज और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कैसा रिलेशनशिप है। हाँ जी बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लोड साइज एंड टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इसको बेटा अगर मुझे एक डायग्राम की हेल्प से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। हाँ जी बेटा, इसको डायग्राम की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। देखिए ये बेटा हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए क्या कहता है। यहाँ पर बेटा नीचे ये तो हमारी एक्स एक्सिस है और ये बेटा हमारी वाई एक्सिस। नीचे तो बेटा हम ले लेंगे लोड साइज, ये हमारा लोड साइज हो गया, और यहाँ बेटा लेंगे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाई एक्सिस। अब ये देखो बेटा, ये यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है उसमें जो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड दिखा रहा है, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों दिखा रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लोड साइज जैसे जैसे लोड साइज बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे लोड साइज बढ़ रहा है तो स्टार्टिंग में तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या थी, ज़्यादा थी। जब लोड साइज क्या था, कम था, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा थी। बट जैसे जैसे लोड साइज बड़ा बड़ा होता जा रहा है, लोड साइज बड़ा होने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, स्लोपिंग डाउनवर्ड है। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेटा टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कर्व है, हाँ जी बेटा, उसका जो स्लोप है, स्लोप डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों आ रहा है, स्लोपिंग डाउनवर्ड इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनवर्स। जब भी इनवर्स रिलेशन होता है दो वेरिएबल्स के बीच में तो हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। बताइए, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें बेटा क्या चाहिए, लोड साइज। लोड साइज आपको गिवन होगा तो नंबर ऑफ लोड्स निकाल लेंगे, ए अपॉन बी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर लोड आपको गिवन होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपको एक बार एनालिसिस करना है, लोड साइज और टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट में कैसा रिलेशन है। तो हमने एनालिसिस किया, जितना बड़ा लोड साइज होगा नंबर ऑफ लोड्स क्या होंगे, कम होंगे, और टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बेटा हमारी क्या होगी, कम होगी। तो इनवर्स रिलेशन है किसके बीच में, लोड साइज, हाँ जी बेटा, लोड साइज और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो इस रिलेशनशिप को डायग्राम पे शो किया जा सकता है। एक्स एक्सिस पे लोड साइज को दिखाओ और वाई एक्सिस पे टोटल ट्रांजैक्शन को, और जो बेटा कर्व बनेगा वो स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्लियर है, बताइए यहाँ तक। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। अब बेटा बात करते हैं होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट या बेटा इसका दूसरा नाम है कैरिंग कॉस्ट, इसको कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। और एक नाम बेटा और भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली ये क्या चीज़ है, होल्डिंग कॉस्ट बेटा क्या होती है, जब भी कोई फर्म अपने पास कैश को होल्ड करके रखती है। मान लीजिए एक फर्म ने बेटा अपने पास 2 लाख रुपए कैश होल्ड करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 लाख रुपए एक फर्म बैंक में डिपॉजिट करवा सकती थी या मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकती थी, वो पैसा फर्म ने अपने पास रखा हुआ है। तो उस केस में जितना कैश बैलेंस फर्म के पास अवेलेबल है उसके ऊपर बेटा फर्म को किस चीज़ का नुकसान हो रहा है, इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। क्योंकि वही पैसा जो फर्म के पास एज ए इन द फॉर्म ऑफ कैश फर्म ने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, यदि वही पैसा फर्म ने अपने पास होल्ड करके ना रखा होता
यदि फर्म उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देती तो फर्म क्या अर्न कर सकती थी, इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी। परंतु अब उस इंटरेस्ट का फर्म को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है जी। और सेक्रीफाइस जब किसी चीज़ का करना पड़े उसे हम बेटा कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लो जी, होल्डिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द लॉस ऑफ रिटर्न या लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी बेटा कह सकते हो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी इन मेंटेनिंग द एवरेज कैश बैलेंस। ठीक है जी। देखिए अब आता है कि होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है। होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का बेटा सबसे पहला है कैलकुलेट एवरेज कैश बैलेंस। एवरेज कैश बैलेंस बेटा क्या होता है पहले उसको समझते हैं, और एवरेज कैश बैलेंस निकालना क्यों जरूरी है। सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए एक फर्म ने ओपनिंग कैश बैलेंस 50,000 का रखा, 50,000 रुपये बेटा ओपनिंग बैलेंस है फर्म ने, जो फर्म ने अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए अपने पास कैश का बैलेंस रखा है 50,000। अब ये बेटा कैश बैलेंस जो 50,000 का रखा है ये हमेशा 50,000 नहीं रहेगा। इसमें से मान लीजिए कुछ कैश आज फर्म ने किसी को पे कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं 5,000 रुपये पे कर दिए, तो कितना रह जाएगा 45,000। नेक्स्ट डे फिर पेमेंट कर दी बेटा 10,000 की, तो 45,000 में से 10,000 फिर चले गए, कम हो गए, 35,000 रह जाएंगे। मीन्स ये जो कैश बैलेंस है ये बेटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कैश बैलेंस 50,000 से किस पे आ जाएगा, जीरो पे। हाँ जी, तब 50,000 रुपये का जो कैश बैलेंस है फर्म ने अपनी नीड्स के लिए रखा है, और जैसे जैसे फर्म इसको खर्च करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो कैश बैलेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं बात करूं कि एवरेज कैश बैलेंस कितना हुआ, तो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये कैसा बैलेंस है, क्लोजिंग। हाँ जी बेटा, ओपनिंग, और ये बेटा क्या है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो 50,000 प्लस 0/2, 25,000 रुपये बेटा एवरेज कैश बैलेंस है। तो जो हमारा इंटरेस्ट का नुकसान है, जो हमारा अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे को कैश बैलेंस रखने से बेटा उस इंटरेस्ट का नुकसान होगा, जो इंटरेस्ट हमें तब मिल सकता था जब हमने वो पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया होता, मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो वो जो हम नुकसान कैलकुलेट करेंगे वो 50,000 रुपये बेटा कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो 25,000 रुपये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि 50,000 रुपये बेटा जो हमारा कैश बैलेंस है उसको हम कंज्यूम भी तो कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कंज्यूम करेंगे, तो कंज्यूम करने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी वो जीरो रह गया। तो ये कैश बैलेंस फिक्स नहीं है, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। और जब कोई चीज़ फ्लक्चुएट हो रही हो और उसके ऊपर हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो हमेशा बेटा किस पे कैलकुलेट की जाती है, एवरेज पे। हाँ, या तो ये हमारे पास फिक्स अमाउंट हो, अगर फिक्स रहे तो बेटा 50,000 पे कैलकुलेट करेंगे, बट कैश बैलेंस फिक्स थोड़ी रहेगा। कैश बैलेंस तो बेटा जैसे जैसे आप कैश को यूटिलाइज करोगे, कंज्यूम करोगे, आप खर्चों की पेमेंट करोगे, तो ये कैश बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जीरो हो जाएगा। तो आपका एवरेज कैश बैलेंस आप देख लो कितना, एवरेज कैश बैलेंस 25,000 पे है, जिसके ऊपर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। सेकंड स्टेप बेटा क्या है, उसके बाद बेटा एवरेज कैश बैलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, लोड साइज डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी बेटा, एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे, लोड साइज। लोड साइज का मतलब बेटा जो आपकी ये 50,000 कह लीजिए डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग 50,000 क्लोजिंग 0/2। और सेकंड स्टेप में फिर बेटा हम कैलकुलेट करेंगे टोटल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी, एवरेज कैश बैलेंस इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। जैसे सपोज कीजिए आपका बेटा एवरेज कैश बैलेंस कितने का है, अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया उसमें एवरेज कैश बैलेंस कितने का आया, 25,000, और होल्डिंग कॉस्ट सपोज करो क्वेश्चन में दे रखी है, होल्डिंग कॉस्ट बेटा सपोज करो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 20%। 20% बेटा इसका कर देंगे, 25,000 का 20% आ जाएगा 5,000। ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट आएगी। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई फर्म अपने पास 50,000 रुपये का कैश होल्ड करके रखती है,
तो ऑन एन एवरेज उस फर्म को 5,000 रुपये बेटा ब्याज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वही पैसा जो फर्म ने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, यदि वही पैसा मार्केटेबल सिक्योरिटी में लगाया गया होता तो मार्केटेबल सिक्योरिटी से किस चीज़ की इनकम होती? ब्याज की इनकम होती, इंटरेस्ट की इनकम होती। बट अब फर्म को उसका क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस। तो ये 5,000 रुपये बेटा, इसे हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कॉस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? होल्डिंग कॉस्ट को बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक नाम बेटा इसका और भी है, कैरिंग कॉस्ट। बताइए। देखिए बेटा, यहाँ पर एवरेज कैश बैलेंस का कंसेप्ट समझाने के लिए एक डायग्राम यूज किया गया। अभी अभी मैंने बताया, जैसे सपोज कीजिए ये जो फर्म का बेटा ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस अभी मैंने लिया था 50,000। मान लीजिए एक फर्म 50,000 रुपये की उसको नीड है, तो 50,000 रुपये बेटा जो कैश बैलेंस है वो जैसे जैसे कंज्यूम होता जाएगा, धीरे 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 डाउन होके वो किस पे आ जाएगा? जीरो पे आ जाएगा। ये ओपनिंग कैश बैलेंस है और ये क्लोजिंग। ठीक है। जब क्लोजिंग कैश बैलेंस, फर्म का कैश बैलेंस जीरो पे पहुंचेगा तो फर्म क्या करेगी? फर्म बेटा अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को क्या करेगी? सेल करेगी। मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करने से क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा, फिर से बैलेंस। फर्म ने कितने का अरेंजमेंट कर लिया? 50,000 का। फिर फर्म ने उसको खर्च करना शुरू किया। खर्च होते होते बेटा कभी 5,000 रुपये खर्च होंगे, कभी 10,000 खर्च होंगे, कभी 15 खर्च होंगे, कभी 2,000 खर्च होंगे। तो धीरे धीरे वो कैश बैलेंस कम होता होता किस पे आ जाएगा? जीरो पे। फिर फर्म अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करेगी, पैसे का अरेंजमेंट करेगी, फिर से 50,000 रुपये पे आ जाएगी। इस तरीके से बेटा ये चलता रहेगा। ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था एवरेज कैश बैलेंस। तो एवरेज कैश बैलेंस की तो कैसे निकलेगा? C/2। ठीक है, हमने उसको B लिखा था, आप C लिख लीजिए या B लिख लीजिए बेटा, एक ही बात है। लोड साइज यहाँ पे है, C या B का मतलब लोड साइज डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो लाइन है, ये बेटा जो लाइन शो कर रही है, ये किस चीज़ को शो कर रही है? एवरेज कैश बैलेंस। और ध्यान रखना जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बेटा हमेशा इसी पे निकलेगी, एवरेज कैश बैलेंस। अब इसको बेटा हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हमने होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी। देखिए, फिर से बेटा वही एग्जांपल मैंने ले लिया। मान लीजिए एक फॉर्म है, उसकी कैश की रिक्वायरमेंट है 8 लाख की, और होल्डिंग कॉस्ट 15% पर एनम है। यानी कि यदि वो फर्म उस कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दे तो 15% बेटा वो फर्म ब्याज कमा सकती है, जिसका उसको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। कैलकुलेट द टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर लोड साइज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी 20,000, 40,000, 80,000, 1 lakh and also determine the relationship between lot size and total holding cost। देखिए, फिर से बेटा वही लिया हमने एग्जांपल। देखिए, इसको करते हैं। यहाँ बेटा मैं लोड साइज देख लूँ। लोड साइज है बेटा 20,000। यहाँ पे मैंने ले लिया लोड साइज 40,000। यहाँ बेटा ले लिया 80,000। यहाँ 1 लाख और यहाँ 2 लाख। अब एवरेज कैश बैलेंस। एवरेज कैश बैलेंस बेटा कैसे निकालेंगे? मान लीजिए फर्म 20,000 रुपये का कैश अपने पास रख रही है एक टाइम पे, तो वो बेटा 20,000 का जो कैश है वो यूटिलाइज होते होते किस पे आएगा? जीरो पे आएगा। ओपनिंग बैलेंस तो 20,000 है और क्लोजिंग बैलेंस जीरो, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 यानी कि 10,000 बेटा एवरेज कैश बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे एवरेज कैश बैलेंस 20,000, 40,000, 50,000 और 1 लाख। लो जी, अब बेटा होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। 10,000 रुपये के बैलेंस के ऊपर कितने का नुकसान हो रहा है? 15%। 15% को बेटा ये लिख लेना, 0.15। तो 10,000 का 15% बेटा करेंगे 1,500 आ जाएगा। यहाँ बेटा आएगा 3,000, और 40,000 का 15% 6,000, ये बेटा 7,500, और 1 लाख का 15% 15,000। बताइए, तो ये बेटा हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ गई। अगर मैं रिलेशन देखूं
हाँ जी बेटा, होल्डिंग कॉस्ट, अब मैं इस पे आता हूँ, लोड साइज और टोटल होल्डिंग कॉस्ट में कैसा रिलेशन है। हाँ जी बेटा, देखिए एक तरफ बेटा मैंने लिख लिया लोड साइज। हाँ जी बेटा, अब रिलेशन हमने स्टडी करना है। एक तरफ तो बेटा मैंने लिख लिया लोड साइज, और दूसरी तरफ बेटा मैंने ले लिया होल्डिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। आप ऑब्जर्व कीजिए इस टेबल में जैसे जैसे लोड साइज इंक्रीज हो रहा है, लोड साइज बेटा इंक्रीज होने से होल्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, जितना बड़ा लोड साइज होगा, हाँ जी बेटा, जितना ज़्यादा आपका बड़ा लोड साइज होगा, मीन्स जितना ज़्यादा आप कैश होल्ड करके रखोगे अपने पास, उतना ज़्यादा बेटा आपको ब्याज का नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि वही पैसा आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में लगाते तो ब्याज कमा सकते थे, बट आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर होल्ड करके रखोगे तो आपकी बेटा ब्याज का नुकसान भी बढ़ता जाएगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कैसा रिलेशन हुआ, अगर मैं बात करूं लोड साइज और टोटल होल्डिंग कॉस्ट में, बेटा बताओ चैट बॉक्स में लिखो कैसा रिलेशन है ये। वेरी गुड, डायरेक्ट रिलेशन। तो क्या इस रिलेशनशिप को बेटा हम डायग्राम की हेल्प से शो कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, बताइए, क्या इस रिलेशनशिप को हम डायग्राम की हेल्प से शो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे शो करेंगे, लो बेटा इस तरीके से आप इसे शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे किसे दिखाएंगे, ये बेटा हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आप दिखाएंगे लोड साइज, और वाई एक्सिस पे बेटा किसको दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे टोटल होल्डिंग कॉस्ट। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है, जैसे 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 बेटा लोड साइज बढ़ रहा है, होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, और लोड साइज अगर बेटा क्या हो, जीरो हो, लोड साइज मान लेते हैं यहाँ जीरो होता है, जीरो के केस में आपने जब कैश बैलेंस रखा ही नहीं तो नुकसान तो बेटा है ही नहीं कोई, होल्डिंग कॉस्ट आपकी जीरो होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है इसका स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोपिंग अपवर्ड। स्लोपिंग अपवर्ड किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इस कर्व को या इस डायग्राम को बेटा किसका नाम दे दिया मैंने, टोटल होल्डिंग कॉस्ट। बताइए, क्लियर है। और ये स्ट्रेट लाइन इसलिए शो की है क्योंकि नॉर्मली जो है, जो होल्डिंग कॉस्ट होगी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, बताइए। तो अभी तक बेटा हमने दो चीज़ें निकालनी सीखी, एक तो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं और टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। लो बेटा एक बार मैं दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, दोनों के फॉर्मूले क्या क्या बने। हाँ जी बेटा, एक तो हमने किया टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बेटा फॉर्मूला था टी, टी का मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन या पर लोड, और मल्टीप्लाइड बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं टी इंटू ए अपॉन बी। हाँ जी बेटा, ए क्या है यहाँ पर, ए क्या था यहाँ, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, और बी बेटा क्या है यहाँ पर, बी का मतलब है लोड साइज, और एन का मतलब एन, ए अपॉन बी से बेटा कैलकुलेट हुआ नंबर ऑफ लोड्स। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जो फॉर्मूला है टी इंटू ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला बेटा आपको लर्न होना चाहिए, ये आगे यूज होगा आपका। अच्छा जी, दूसरा फॉर्मूला बेटा मैंने क्या बताया, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद टोटल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट बेटा कैसे निकलेगी, बी अपॉन टू, इसका फॉर्मूला था एवरेज कैश बैलेंस। एवरेज कैश बैलेंस बेटा कैसे निकालते हैं, लोड साइज डिवाइडेड बाय टू और मल्टीप्लाइड बाय एच, जो भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट की परसेंटेज गिवन है, ये बेटा फॉर्मूला है हमारा होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों फॉर्मूले बेटा आपको याद रखने हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट, हाँ जी, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट
होल्डिंग कॉस्ट के बेटा और भी नाम है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आई है? टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बेटा ये फॉर्मूला था, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट B/2 इंटू एच। लो बेटा दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बताइए यहाँ तक क्लियर है? चलो बेटा आगे मूव करते हैं। तो अभी तो बेटा हमने बात की किसके बारे में? ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के। अब बेटा स्टार्ट करते हैं बामोल मॉडल क्या कहता है। बामोल मॉडल कब यूज किया जाता है? सबसे पहली बात, इट हेल्प्स इन determining optimum cash balance when demand for cash is certain। सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखनी है, बामोल मॉडल कब यूज किया जाता है? बामोल मॉडल तब यूज किया जाता है जब कैश की डिमांड आपको पता हो, एडवांस में मालूम हो कि मुझे कितना कैश चाहिए। ऐसी फर्म जिसको कैश की रिक्वायरमेंट के बारे में एडवांस में उसे पता है कि मुझे कितने रुपए कैश की रिक्वायरमेंट होगी साल में, तो वहाँ पर बेटा बामोल मॉडल यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर कैश की रिक्वायरमेंट अनसर्टेन हो, वहाँ पर बेटा बामोल मॉडल अप्लाई नहीं करना, वहाँ पर हम दूसरा मॉडल करेंगे, मिलर और मॉडल। तो आपको ये ध्यान रखना है, बामोल मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन the demand for cash is certain, or you can say when the amount of cash requirement is known in advance। तो उस केस में ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पर बेटा बामोल मॉडल यूज होगा। ठीक है जी। जैसे फर्म को ये पता है कि मेरे को साल में 8 लाख का कैश चाहिए, ये फर्म के बेटा कैश की डिमांड सर्टेन। अब ऑप्टिमम कैश बैलेंस देख रहे हैं, ऑप्टिमम कैश बैलेंस का मतलब एक बार में फर्म को भी कितना कैश अपने पास रखना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट 8 लाख की है तो मैं 8 लाख का अरेंजमेंट एकदम कर, ये पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट 8 लाख है, तो बेटा आप अपने 8 लाख थोड़ी अपने पास रखोगे अभी। अभी तो आप थोड़ा सा कैश रखोगे। अभी आप कैश थोड़ा सा मतलब 50,000 रख सकते हो, 1 लाख रख सकते हो, 20,000 रख सकते हो। तो कितना कैश आपको एक टाइम में अपने पास रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैश बैलेंस, वो हमें निकालना है। एक बार में हमें अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कितना कैश अपने पास रखें कि हमारी कैश नीड फुलफिल हो जाए। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड बामोल मॉडल। तो कैसे करेंगे देखिए। तो बामोल मॉडल पे अगर पेपर में आ जाता है तो सबसे पहले बेटा आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के बारे में जरूर से जरूर बताना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, बामोल मॉडल बेटा किसने डेवलप किया? विलियम जे बामोल। दूसरी बात, कौन से ईयर में डेवलप किया? 1952 में। इसका बेटा एक नाम और भी है, बामोल टोबिन मॉडल। इसको बैट मॉडल भी बोलते हैं, बामोल टोबिन मॉडल। और ये बेटा किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ईओक्यू। ईओक्यू का बेटा जो कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होता है, ये उसी से मिलता जुलता है। बामोल ये कहता है कि जो दोनों कंसेप्ट हैं, इन्वेंट्री और कैश को भी वो इन्वेंट्री मानता है। बामोल जो है वो कहता है कि एक बिजनेस के लिए जो कैश है, कैश का जो हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कैश इज जस्ट लाइक एन इन्वेंट्री, जिसको हमें क्या करना है? मैनेज करना है। तो इस मॉडल की बेटा कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहली एजम्पशन, द कैश नीड्स ऑफ द फर्म आर नोन विद सर्टेनिटी। कि फर्म की जो कैश रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही फर्म को एडवांस में मालूम है कि मुझे कितना कैश चाहिए पूरे साल में। दूसरा, द फर्म कैश पेमेंट अकर यूनिफॉर्मली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि फर्म की जो स्पेंडिंग रेट है, कैश को खर्च करने का रेट, वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। यानी कि फर्म को पता है कि हमारी जो कैश पेमेंट है वो यूनिफॉर्मली खर्च होगी, कैश की जो पेमेंट है वो यूनिफॉर्मली की जाएगी, यानी कि स्टेडी रेट ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी कि कैश आउटफ्लो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम आपने कोई खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं है।
ऐसा इस मॉडल का मानना है कि फर्म की जो कैश पेमेंट है वो धीरे 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 कम हो रही है। फर्म का जो कैश था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कैश क्या होगा, यूटिलाइज होगा। तो स्टेडी रेट ऑफ कैश आउटफ्लो। तीसरी बात, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज नोन एंड रिमेन कांस्टेंट। हाँ जी बेटा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिवन थी 15%। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमें मालूम है एडवांस में, एंड रिमेन कांस्टेंट, और वो पूरा साल कांस्टेंट रहती है। वास्तव में ये जो अजम्पशन है ये इसकी लिमिटेशन भी है, कमी भी है, क्योंकि बेटा जो ब्याज के रेट है, इंटरेस्ट के रेट ज़रूरी नहीं है कि सारा साल कांस्टेंट रहें, और इंटरेस्ट के रेट मार्केटेबल सिक्योरिटी टू मार्केटेबल सिक्योरिटी वेरी करते हैं, और उसके मेच्योरिटी पीरियड पे भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जबकि इस मॉडल में क्या एज्यूम किया गया है, इस मॉडल में ये एज्यूम किया गया है कि इंटरेस्ट का रेट जो है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश है, वो कांस्टेंट है, जो कि अपने आप में इस मेथड की एक कमी को उजागर करता है। ठीक है जी, बट हमने एक बार बेटा यही एज्यूम करके इस मॉडल को करेंगे। नेक्स्ट, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटी इनटू कैश इज नोन। इस मेथड की एक अजम्पशन ये भी है कि फर्म जब भी अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करेगी, यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटी को जब वो क्या करेगी, सेल करेगी, तो उस केस में जो ब्रोकरेज वगैरह पे करती है फर्म, या जो भी खर्चा होगा, क्लैरिकल एक्सपेंसेस या रजिस्ट्रेशन, वो कांस्टेंट रहेगा। चाहे फर्म ने बेटा 2 लाख की सिक्योरिटी बेचनी हो तो भी उतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, फर्म ने 50,000 की सिक्योरिटी बेचनी हो तो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अगर आपको 2 लाख रुपए के बॉन्ड बेचने हैं तो आपसे ब्रोकरेज ज़्यादा ली जाएगी, और अगर आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स या मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल करनी है तो आपसे ब्रोकरेज कम ली जाएगी। बट इस मेथड की ये एजम्पशन है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, फंड्स कैन बी हेल्ड। बमोल मॉडल ये कहता है कि जो फंड्स हैं, कोई भी फर्म अपने पास जो फंड्स रखती है वो 2 ही फॉर्म में रखेगी, या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश मनी और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मिनिमम कैश बैलेंस इज जीरो, मिनिमम कैश बैलेंस जीरो होगा। द एक्सेस कैश, जब भी फर्म के पास एक्सेस कैश होगा, सरप्लस कैश कह लीजिए, एक्सेस, फर्म उसको किस में इन्वेस्ट करती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। और द लाइन ऑफ क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट इज नॉट अवेलेबल। ये लास्ट अजम्पशन क्या कहती है कि फर्म को जब भी कैश की जरूरत पड़ती है तो फर्म के पास मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है, यानी कि फर्म अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी वो उसको अवेलेबल नहीं है। ये इस मेथड की अजम्पशन है। तो इन सभी अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए हम इस मॉडल को बेटा पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो इस मॉडल का जो पहले प्रोपोजिशन पढ़ लेते हैं। हाँ जी बेटा, इस मॉडल का जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, देखिए क्या कहता है, बिल्कुल इजी है, सारी बातें बेटा आपको पढ़ते पढ़ते ही बेटा याद हो जाएंगी। देखिए, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन that in order to reduce the holding cost, a firm keeps least amount of cash in hand। हाँ जी बेटा, अगर कोई फर्म अपनी होल्डिंग कॉस्ट को कम रखना चाहती है, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, जो ब्याज का नुकसान हो रहा था, सिंपल सी बात है बेटा, अगर ब्याज का नुकसान अगर आपने उसको घटाना हो तो अपने पास कम कैश रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैश अपने हाथ में रखोगे उतना ज़्यादा आपको ब्याज का नुकसान होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वही पैसा जो आपने अपने बिजनेस में रखा हुआ है, यदि वही पैसा मार्केटेबल सिक्योरिटी में पड़ा हो, इन्वेस्ट किया गया हो, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट की इनकम होगी, जिसका अब आपको क्या हो रहा है, नुकसान। तो ये कहता है कि फर्म अगर अपनी ब्याज के नुकसान को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है, तो उस फर्म को अपने पास क्या रखना चाहिए, कम से कम कैश रखना चाहिए। बट दूसरी तरफ कहती है, ये मॉडल क्या कहता है, बट जैसे जैसे कैश का लेवल क्या होगा, डिप्लीट,
कैश लेवल बेटा जैसे जैसे क्या होगा डिप्लीट, जैसे मैंने आपको बताया था 50,000 का कैश है, अब जैसे जैसे ये खत्म होगा डिप्लीट होगा, डिप्लीट का मतलब जैसे जैसे कैश क्या होगा यूटिलाइज होगा, स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो कैश रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब बेटा कैश एक ऐसी चीज़ है जो यूज़ करने के लिए हम रखते हैं, और जैसे जैसे आप उसको यूज़ करोगे तो उसका बैलेंस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और बैलेंस रिड्यूस होगा तो फर्म कैन अरेंज, फर्म फिर क्या करेगी, कैश को अरेंज करने के लिए अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचना शुरू कर देगी, अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचना शुरू कर देगी। ठीक है जी, क्योंकि फर्म के पास ना तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, ना ही लाइन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल है। ठीक है, हमने इस मेथड की अजम्पशन में पढ़ा है। अच्छा, जब फर्म अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचेगी तो उससे क्या इंक्रीज होंगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज होंगी। तो हो क्या रहा है, एक तरफ तो कैश बैलेंस कम रखने से, हाँ जी बेटा, अगर फर्म अपने कैश बैलेंस को कम रखती है तो होल्डिंग कॉस्ट कम हो रही है। दूसरी तरफ कैश बैलेंस को कम रखने से फर्म का कैश बेटा जब खत्म हो जाएगा तो फर्म को अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ कहूँ होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कैसा रिलेशन है, हाँ जी बेटा देखिए इधर, अब मैं ये बात कर रहा हूँ होल्डिंग कॉस्ट, पीछे हम होल्डिंग कॉस्ट भी पढ़ चुके हैं, और बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हाँ जी बेटा, और यहाँ मैंने ले लिया लोड साइज। तो मैंने आपको सबसे पहले लोड साइज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बताया था इनवर्स रिलेशन होता है, जितना ज़्यादा बड़ा लोड साइज होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी, और लोड साइज बेटा कम होगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी। ये रिलेशन तो है लोड साइज और ट्रांजैक्शन, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लोड साइज और होल्डिंग कॉस्ट में कैसा रिलेशन बताया था, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब अगर लोड साइज बड़ा है तो होल्डिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, लोड साइज छोटा है तो होल्डिंग कॉस्ट भी। और अगर अब मुझसे ये कहा जाए इन दोनों में रिलेशन बताओ, होल्डिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कैसा रिलेशन है, तो बेटा देखो कैसा है। अगर होल्डिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में रिलेशन देखें तो होल्डिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कैसा रिलेशन नजर आ रहा है आपको, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है जी। अब देखो क्या कहता है, हाँ जी बेटा, अब हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिटरमाइन करना है। तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ये मॉडल क्या कहता है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालने के लिए एक फर्म को किस किस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी होल्डिंग कॉस्ट पे भी कंट्रोल करना जरूरी है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे भी, क्योंकि बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस होता है बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ध्यान से सुनो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कोई भी हम डिसीजन लेते हैं ना, उसके पीछे हमारा एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टू इंक्रीज या टू इम्प्रूव द अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, और ओनर की वेल्थ को इम्प्रूव करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद है। अब वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होती है, वेल्थ को मैक्सिमाइज तब किया जा सकता है जब कॉस्ट कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। हाँ जी बेटा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी होगा जब अर्निंग पर शेयर हाई होगी। अर्निंग पर शेयर हाई तब होगी जब कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम। और टोटल कॉस्ट मिनिमम कब होगी, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा कैश बैलेंस निकालना पड़ेगा जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। हाँ जी बेटा, होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज। ठीक है जी। तो फिर वही कहता है एज पर बामोल मॉडल ए फर्म शुड स्टार्ट ईच पीरियड विद कैश बैलेंस इक्वलिंग सी। मान लीजिए एक फर्म ने हर एक पीरियड के स्टार्टिंग में सी से शुरू किया, सी कैश बैलेंस, सी आप 50,000 मान लो, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, और फर्म उसको धीरे धीरे खर्च कर रही है, और धीरे धीरे खर्च करके उसको कहाँ पर ले आई, जीरो। जब जीरो पे आ जाएगा, जीरो पे आते ही फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म को दोबारा से अपनी कैश नीड के लिए फिर से 50,000 रुपये चाहिए, तो 50,000 के लिए फर्म को अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। पहले फर्म के पास 50,000 रुपये थे, वो 50,000 रुपये बेटा ख़त्म हो गए, कहाँ पर आ गए, जीरो पे। यानी कि इस पीरियड के बीच में क्या हुआ, यूटिलाइजेशन। यहाँ पे कैश क्या हुआ है, यूटिलाइज। फिर जीरो पे आया, जीरो पे आने के बाद फर्म ने फिर 50,000 रुपये अरेंज कर लिए, यहाँ पर क्या होगा, परचेज। यहाँ पर फर्म को अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, परचेज, सॉरी, सेल, सेल करना पड़ेगा।
परचेजिंग सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, फर्म के पास मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करके जो पैसा आएगा उससे फर्म अपना कैश अरेंज कर लेगी, और फर्म के बाद फिर से कितना पैसा हो जाएगा, फर्म फिर से सी पॉइंट पे आ जाएगी, सी पॉइंट या कह लीजिए या 50,000। ये बेटा हमारा एग्जांपल है भाई ऑप्टिमम कैश बैलेंस का, मैंने आपको पहले भी बताया था एवरेज कैश बैलेंस। ये क्या शो कर रहा है, ये बेटा शो कर रहा है कि 50,000 का जो कैश था वो बेटा एक बार तो 50,000 अरेंज कर लिया, कंज्यूम होते होते, कंजम्पशन होते 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 बेटा वो कहाँ पर आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। और जैसे ही जीरो पे आएगा फर्म अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करेगी, फिर से 50,000 पे अरेंज कर लेगी, फिर वो कंज्यूम होता होता फिर से जीरो पे आ जाएगा, ऐसे बेटा चलता रहेगा। और ये एवरेज कैश बैलेंस की लाइन है, 25,000 पे एवरेज कैश बैलेंस। ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाई 2, इसको बेटा सी से डिनोट कर लो चाहे बी से। हमने अपने एग्जांपल में यहाँ पे सी लिखा हुआ है, बट मैंने अपने एग्जांपल में बी से डिनोट किया था, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है जी, बताइए। हाँ जी बेटा, अब आगे मूव करते हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस या इकोनॉमिक लोड साइज, हाँ जी बेटा, इसके दो नाम है, ओसीबी या ईएलएस, इकोनॉमिक लोड साइज कितना होना चाहिए। हाँ जी बेटा, तो बामोल क्या कहता है, बामोल मॉडल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस या इकोनॉमिक लोड साइज वो पॉइंट है वेयर द टोटल ऑफ होल्डिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज मिनिमम। हाँ जी बेटा, जहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का टोटल यानी कि टोटल कॉस्ट मिनिमम, तो वो पॉइंट हमें डिटरमिन करना है, वो पॉइंट हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमें प्रोवाइड करेगा। या इसको इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं, एक ऐसा लेवल जहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो, इक्वल हो, ऐसे भी कह सकते हैं बेटा। एक ऐसा लेवल जहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्वल हो, उस लेवल को बेटा हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। अब ये देखो, हाँ जी बेटा, अगर मैं उसका फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊं आपको, ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए एक फॉर्मूला दिया है बामोल ने, और उस फॉर्मूले को डिराइव करें तो कैसे बनेगा, देखो। होल्डिंग कॉस्ट, मैंने आपको बेटा होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था अभी, टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया था एवरेज कैश बैलेंस, हाँ जी बेटा, ये फॉर्मूला था एवरेज कैश बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय एच। और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए बेटा क्या बताया था, बताओ, नंबर ऑफ लोड्स मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नंबर ऑफ लोड्स मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लोड, ये बेटा बताया था। अब यहाँ पे देखिए एवरेज कैश बैलेंस, एवरेज कैश बैलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय 2। बी क्या है यहाँ पे, बी का मतलब है लोड साइज, और मल्टीप्लाइड बाय एच, और इक्वल टू नंबर ऑफ लोड्स बेटा एन, और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट टी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लोड टी। अब बेटा एक बात बताओ, एन एन कैसे निकाला था हमने, एन का मतलब है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय लोड साइज। एन का बेटा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए अपॉन बी। अब यहाँ से मुझे इकोनॉमिक लोड साइज निकालना है, इकोनॉमिक लोड साइज का मतलब बी की वैल्यू बेटा निकालनी है, लोड साइज बी है, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा बी स्क्वायर एच इज इक्वल टू 280, और यहाँ से बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 280 अपॉन एच, और यहाँ से बेटा स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला बनेगा 280 ओवर एच। बताइए यहाँ तक बेटा बताओ, b इज इक्वल टू 280 अपॉन एच, ये हमारा इकोनॉमिक लोड साइज है, बी कह लीजिए या ईएलएस। तो इस फॉर्मूले को बेटा हम बामोल मॉडल में यूज करेंगे।
तो कैसे करना है देखिए। इकोनॉमिक लोड साइज निकालने के बेटा 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन इज टेबुलर मेथड, सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड। इकोनॉमिक लोड साइज निकालने के बेटा 3 मेथड है। एक सम मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा और एक सम बेटा आपको घर से सोल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। और तीनों मेथड से ही आपको करना है। जो सम मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ वो भी तीनों मेथड से, और जो आपको होमवर्क में दूंगा वो भी बेटा तीनों मेथड से आपको सोल्व करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं टेबुलर मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड। तो टेबुलर मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड में बेटा वैसे एक ही चीज़ देख रही है आपको। आपको वो लेवल देखना है जहां पर होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। वो बेटा हमारा इकोनॉमिक लोड साइज या ऑप्टिमम कैश बैलेंस का पॉइंट हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने ये सम लिया, हाँ जी बेटा, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है 8 लाख की, होल्डिंग कॉस्ट 15%, यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटी में अगर आप पैसा लगाते हो तो वहाँ 15% आपको ब्याज मिल सकता है। तो और टी कितना है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। एक बार मार्केटेबल सिक्योरिटी को अगर आप सेल करते हो तो 600 रुपये ब्रोकरेज और क्लैरिकल एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ेंगे। कैलकुलेट द ऑप्टिमम कैश बैलेंस और इकोनॉमिक लोड साइन, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है और टेबुलर मेथड से कर। तो कैसे करेंगे, तो टेबुलर मेथड में बेटा क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लोड साइज एज्यूम करने होते हैं। आपको लोड साइज क्या करना है, एज्यूम। देखो, लोड साइज बेटा एज्यूम करते हैं, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लो जी 20,000, 40,000, फिर बेटा मैंने ले लिया 80,000, फिर ले लिया 1 लाख और फिर बेटा 2 लाख। ये लोड साइज आपको एज्यूम करने हैं, तो मैंने एज्यूम कर ली। अब नंबर ऑफ लोड्स निकालो। अगर 8 लाख रुपए मेरी कैश की रिक्वायरमेंट है और 20,000 मार्केटेबल सिक्योरिटी का लोट है, तो मेरे को कितने लोट बेचने पड़ेंगे 8 लाख की नीड को फुलफिल करने के लिए? 40 लोट। यहाँ बेटा 20 लोट, यहाँ 10 लोट और यहाँ 8 लोट और यहाँ 4 लोट। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर लोट आपको दे रखी है 600। लो बेटा, ये 600 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो गया 24,000, ये बेटा हो गया 12,000, ये हो गया 6,000, ये हो गया 4800 और ये 2400। उसके बाद बेटा एवरेज कैश बैलेंस निकालो। एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकलेगा, आप 20,000 का कैश बैलेंस आपको चाहिए एक बार में। अगर आप 20,000 पे कैश बैलेंस मेंटेन करते हो तो एवरेज कैश बैलेंस हो जाएगा 20,000 बाई 2, 10,000। हाँ जी, तो 40,000 बाई 2, 20,000। 80,000 की अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेच के पैसा अरेंज करते हो तो 80,000 बाई 2, 40,000। यहाँ बेटा 50,000 और यहाँ 1 लाख। ये हमारा एवरेज कैश बैलेंस आ गया। अब टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल होल्डिंग कॉस्ट के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, B/2 इंटू एच। एच की वैल्यू आपको दे रखी है 15, 0.15। तो 15% बेटा निकालो। 10,000 का 15% 1,500, 20,000 का 15% 3,000 पे ब्याज का नुकसान, 40,000 का 15% 6,000 ब्याज का नुकसान, यहाँ बेटा 7,500 और 1 लाख के ऊपर 15%, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लीजिए या होल्डिंग कॉस्ट या कैरी कॉस्ट। अब ये देखो, आपने चेक करना है कि होल्डिंग कॉस्ट कहाँ पर सबसे कम आ रही है, उस पॉइंट को बेटा हाईलाइट करना है। तो आप जरा हाईलाइट करके बताओ मेरे को, देख के बताओ कौन सा पॉइंट बेटा। चैट बॉक्स में लिखिए सभी बच्चे, आपको ऐसा कौन सा पॉइंट लग रहा है जहाँ पर टोटल होल्डिंग कॉस्ट कम से कम है। ये बेटा देखो, ये सबसे कम है। होल्डिंग कॉस्ट 20,000 बेटा, ये था 20,000 का 15% 3,000, जहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इक्वल है। लो बेटा, ये
अच्छा चलो टोटल कॉस्ट और निकालते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट को बेटा ऐड करोगे। एक स्टेप और करते हैं पहले, फिर 24,000 और 1500 को बेटा ऐड करेंगे, 25,500 ये आ गया। 12,000 और 3,000 को ऐड करेंगे, 15,000। 6 और 6 12, और ये बेटा 48 और 7500, 12,300, और बेटा 24 और 1500, ये बेटा बन रहा है 17,400। आप ये देखो टोटल कॉस्ट कम से कम मिनिमम कहाँ पर आ रही है। टोटल कॉस्ट बेटा मिनिमम आ रही है 12,000, ये रही, ये मिनिमम टोटल कॉस्ट है। कौन से पॉइंट पे आ रही है, 6,000 6,000, जहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बेटा इक्वल है। देखो इस पॉइंट पे अगर आप देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 6,000 है और होल्डिंग कॉस्ट भी 6,000, यही हमने पढ़ा था। इकोनॉमिक लॉट साइज क्या होता है, इकोनॉमिक लॉट साइज बेटा उसी को बोलते हैं जहाँ पर टोटल कॉस्ट तो क्या हो, मिनिमम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट तो हमारी मिनिमम है, और इस पॉइंट पे हाँ जी बेटा जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसके इक्वल है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल है। दोनों ही 6,000 है, देखो ये भी 6,000 है और ये भी। तो यही हमने पॉइंट फाइंड आउट करना था। तो इकोनॉमिक लॉट साइज हमारा आंसर ही आएगा, इकोनॉमिक लॉट साइज, ये इकोनॉमिक लॉट साइज आ गया। ये बेटा 80,000 क्या आया, इकोनॉमिक लॉट साइज, ठीक है। और इकोनॉमिक लॉट साइज भी कह सकते हैं, या ओबीएस, ऑप्टिमम ओसीबी, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। हाँ जी, ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश, या ओबीसी कह लीजिए, या ओसीबी, बताइए। क्लियर है बेटा। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड या टेबुलर मेथड। आंसर हमारा बेटा 80,000 आया। अब इसी सम को ग्राफिकली बेटा अगर करना हो, ग्राफिकली कैसे करेंगे, वही सम है बेटा। ग्राफिकल मेथड में अभी अभी हमने किया टेबुलर मेथड। देखो ये टेबुलर मेथड है, जो टेबल मैंने बनाई थी वो एज इट इज यहाँ बनी हुई है। आंसर बेटा हमारा इस टेबल में आया हुआ है। देखो आंसर वाली रो हमारी कौन सी है, थर्ड रो, ये वाली रो हमारी आंसर की रो है। ये हमारा 80,000 रुपीज़ आंसर आया है। तो ये बेटा हमारी टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट जो इक्वल आ रही है, और ये हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है, ठीक है जी। तो ये हमारी आंसर वाली रो है। और ये भी बेटा आंसर में अगर नंबर ऑफ लोड्स पूछा हुआ है तो ये भी हमारा आंसर। अब यहाँ पर अगर आपको कहे कि इसका ग्राफ बना के दिखाइए, ग्राफिकली अगर लोकेट करना हो तो कैसे लोकेट करेंगे। देखो बेटा इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आप बेटा क्या करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो बेटा उसको ले लो आप, लोड साइज, और इधर बेटा किसको ले लेंगे, इधर ले लेंगे कॉस्ट, ठीक है जी। चाहे वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो चाहे होल्डिंग कॉस्ट हो, वो ले लेंगे। हाँ जी बेटा देखिए, तो अब क्या करना है आपको। हाँ जी बेटा सबसे पहले लोड साइज पे आते हैं। लोड साइज आपका है 20, 40, 80। तो यहाँ पे बेटा मैं एक काम कर लेता हूँ, नीचे इसको यहाँ तो ले रहा हूँ 0, यहाँ बेटा मैंने ले लिया 20, 40, 60। 20 20 का बेटा डिफरेंस ले लो, 80, 80,000, 100, फिर 120, फिर बेटा 140, फिर 160, ठीक है जी। 120, 140, 160, फिर 180, और फिर बेटा लास्ट में 200। इस तरीके से मैंने ले लिया, और फिगर इन 1000 लिख लेना, क्योंकि ये 20,000 है लोड साइज, ठीक है। लो बेटा मैं इसको नीचे अलग कलर दे देता हूँ, लोड साइज। ये हमारा लोड साइज है इन 1000।
अब बेटा हमने लेनी है कॉस्ट। कॉस्ट में ये देखो मैक्सिमम कॉस्ट है 12,000 तक लेनी है, 12,000 तक हमें दिखाना है, और वैसे 25,500 तक भी है। चलो जी, तो यहाँ बेटा आप ले लो। कितने कितने का बेटा डिफरेंस ले? 2400। चलो बेटा ऐसे ले लेते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000। लो बेटा ये मैंने ले लिया 5,000, 10,000, 15,000, फिर बेटा 20, 25 और 30। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। सबसे पहले बेटा आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका, देखो लोड साइज और बेटा इसको ले लेते हैं होल्डिंग कॉस्ट को। चलो पहले मैं लोड साइज को ले रहा हूँ और होल्डिंग कॉस्ट को ले रहा हूँ। तो 20,000 पे, हाँ जी बेटा जीरो पे तो जीरो ही आएगी, और 20,000 पे बेटा कितनी है? 20,000 पे है 1,500। 20,000 पे बेटा 1,500, ये 5,000 है, 1,500 बेटा इसका लगभग 1/3 यहाँ कहीं आएगा। फिर ऐसे ही बेटा आप दिखा लोगे। हाँ जी, लोड साइज और होल्डिंग कॉस्ट में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। फिर बेटा 40,000 पे देखो, 40,000 पे कितना है? 40,000 पे है 3,000। 40,000 पे बेटा 3,000 पे निशान लगा दो। लो बेटा यहाँ पे। फिर 80,000 पे, 80,000 पे बेटा कितना है? 80,000 पे 6,000। 80,000 पे बेटा 6,000, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 5,000 से थोड़ा सा ऊपर। फिर है 1 लाख पे, 1 लाख पे 7,500। 1 लाख पे बेटा 7,500, 7,500 बेटा यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा। चलो जी, और उसके बाद बेटा फिर 2 लाख पे कितना है? 2 लाख पे बेटा है 15,000। 2 लाख पे हमें दिखाना है 15,000। हेलो बेटा यहाँ पे आते हैं 2 लाख पे 15,000। तो इन पॉइंट्स को बेटा मिला दीजिए। इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। लो बेटा मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया जी। इन पॉइंट्स को मिला के बेटा ये हमारी कौन सी लाइन आ गई? ये हमारी लाइन आ गई, हाँ जी बेटा, इसे हम कौन सी? होल्डिंग कॉस्ट। ये हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए दूसरी। अब बात करते हैं लोड साइज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। 20,000 पे 24,000। हाँ जी 20,000 पे 24 बेटा बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर बेटा कहीं आएगा। चलो जी, अच्छा फिर नेक्स्ट 40,000 पे बेटा 12,000। 40,000 पे बेटा 12, ये यहाँ पे कहीं आएगा 10 और 15 के बीच में। चलो बेटा नेक्स्ट, फिर 80,000 पे 6,000। 80,000 पे बेटा 6, ये पॉइंट आएगा जी 80,000 पे। चलो जी, फिर बेटा नेक्स्ट 1 लाख पे, 1 लाख पे 4,800। हाँ जी, तो 1 लाख पे बेटा 4,800। हाँ जी बेटा यहाँ पे कहीं आएगा ये 1 लाख पे 4,800। चलो जी, और फिर 2 लाख पे, 2 लाख पे बेटा 2,400। 2 लाख पे बेटा 2,400। लो इन पॉइंट्स को बेटा मिला देंगे। लो बेटा इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। लो बेटा ये हमारा ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को बेटा क्या बोलेंगे? हाँ जी बेटा, इस ग्राफ को बेटा एक नाम दे देते हैं, टोटल
ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लो बेटा मैंने इसका नाम रख दिया टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है जी, एक टोटल होल्डिंग कॉस्ट का हो गया, एक टोटल। अब बेटा आप बनाओगे, अब लोड साइज, पहले लोड साइज और होल्डिंग कॉस्ट का लिया, फिर लोड साइज और इसका, अब लोड साइज और टोटल कॉस्ट। हाँ जी बेटा 20,000 पे 25,500, अब 20,000 पे 25,500 दिखाना है। 20,000 पे बेटा 25,500, ये बेटा यहाँ पे कहीं आएगा। ये हाँ बेटा, हाँ जी 20,000 पे ये बनेगा। अच्छा नेक्स्ट, हाँ जी बेटा नेक्स्ट पे क्या है, हाँ जी बेटा 40,000 पे, 40,000 पे बेटा है 15,000, 40,000 पे 15,000, इसको बेटा ले रहे हो 40 पे 15, ये बेटा यहाँ पे कहीं आएगा। अच्छा जी, फिर क्या कहता है 80,000 पे 12,000, 80,000 पे 12,000, ये बेटा यहाँ आएगा 10 और 15 के बीच में। और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्या है, हाँ जी बेटा 1,00,000 पे 12,300, 1,00,000 पे 12,300, थोड़ा सा बेटा ऊपर रहेगा। और फिर 2,00,000 पे 17,400, 2,00,000 पे बेटा 17,400, ये बेटा यहाँ कहीं आएगा। ठीक है जी, इन पॉइंट्स को बेटा हम मिला देंगे, इन सभी पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। तो इन सभी पॉइंट्स को बेटा मिलाते हैं तो देखिए क्या बनेगा। लो बेटा ये टोटल कॉस्ट की लाइन आपकी, हाँ जी बेटा इसको मैं लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट। लो बेटा ये टोटल कॉस्ट की लाइन आ गई। अब देखो ध्यान से, ये देखो हमारा आंसर आ गया, ये वाला जो पॉइंट है 80,000 पे, हाँ जी बेटा ये लाइन ड्रॉ कर दो 80,000 से। ये देखो ये क्या शो कर रही है, 80,000 बेटा हमारा क्या है, 80,000 हमारा आया है इकोनॉमिक लोड साइज या OCB, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। अच्छा ये वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल आ रही है। हाँ जी बेटा इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, लो बेटा मैं लिख देता हूँ, इस पॉइंट पे टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या है, इक्वल है। और तीसरी बात जो ये पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट 12,000, देखो ये थी मिनिमाइज, देखो टोटल कॉस्ट इससे पहले भी इंक्रीज हो रही है, इसके बाद भी इंक्रीज हो रही है, बट इस पॉइंट पे मिनिमम है। ये पॉइंट किस चीज़ का है, मिनिमम टोटल कॉस्ट। हाँ जी बेटा ये पॉइंट है मिनिमम टोटल कॉस्ट। तो ये बेटा हमारा ओवरऑल ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में भी आपको पहले टेबल बना के उसके बाद उसी की हेल्प से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। रिलेशन हमें पता है, लोड साइज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ जी बेटा लोड साइज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में तो सॉरी इनवर्स रिलेशन है, और लोड साइज और होल्डिंग कॉस्ट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रिलेशन वाली लाइन तो बेटा अपवर्ड स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोप टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का डाउनवर्ड होगा। और टोटल कॉस्ट एक बार तो बेटा देखो टोटल कॉस्ट पहले तो स्लोपिंग डाउनवर्ड है फिर अपवर्ड है। टोटल कॉस्ट का स्लोप पहले तो डाउनवर्ड आ रहा है, देखो इन तीनों फिगर्स को ध्यान से देखो, पहले डाउनवर्ड आ रहा है और फिर अपवर्ड। तो टोटल कॉस्ट मिनिमम देख लो कहाँ पर आ रही है, 12 में, वो हमारा इकोनॉमिक लोड साइज का पॉइंट आ जाएगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक।
चलो बेटा अब करते हैं इसी सम को, अब फॉर्मूले की हेल्प से कर लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को बेटा ओवर कर देंगे। सपोज कीजिए अब इसी सम को मैंने फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूला बेटा कैसे अप्लाई होगा देखिए। ये बेटा थोड़ा सा जो हमारा ग्राफ थोड़ा सा जो मैंने हाथ से बनाया है वो थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, इस तरीके से बनेगा ये आपका एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं फॉर्मूला मेथड की। तो फॉर्मूला मेथड के लिए एक बार बेटा सम हम वही ले लेते हैं। क्या क्या था हमारा, ए 8 लाख। हाँ जी बेटा देखिए, ए तो बेटा हमारा है 8 लाख, एच बेटा हमारा था 15% और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेटा थी 600। फॉर्मूला बेटा मैं आपको डिराइव करके दिखा चुका हूँ, तो उस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। हाँ जी बेटा, क्या फॉर्मूला था, इकोनॉमिक लोड साइज। इकोनॉमिक लोड साइज, इसको आप सी से डिनोट कर लीजिए या बी से, वो आपकी मर्जी है, या ई एल एस भी। इसका बेटा ऑप्टिमम कैश बैलेंस, फॉर्मूला क्या था हमारा, √2AT अपॉन एच। हाँ जी बेटा, टू एनुअल रिक्वायरमेंट कितने की है बेटा, 8 लाख, ये गिवन है। और टी, टी बेटा हमारा है 600 और डिवाइडेड बाय एच, एच है 15%। तो ये बेटा कितना बनेगा, 2 इंटू 8 लाख 16 लाख। हाँ जी बेटा 16 लाख इंटू 600 और डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, इसको बेटा ऐसे लिखो। हाँ जी बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से 40, ये बेटा 64 लाख कुछ आ जाएगा, 80। इसको बेटा सोल्व करेंगे, 80,000 आ जाएगा जी। हाँ जी बेटा इसको सोल्व कर लीजिएगा, 80,000 ये बेटा हमारा इकोनॉमिक लोड साइज आ गया। तो फॉर्मूले की हेल्प से निकालना तो ऐसे, और नंबर ऑफ लोड्स, यहाँ पे बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ लोड्स निकालिए। नंबर ऑफ लोड्स बेटा कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लोड्स अगर निकालने हैं तो टोटल एनुअल कैश रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लोड साइज। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, तो 10 लोड्स आ जाएंगे। और साथ में बेटा एक चीज और पूछ सकता है, कॉस्ट निकाल के दिखाओ, टोटल कॉस्ट निकाल के दिखानी है आपको एट इकोनॉमिक लोड साइज। देखो टोटल कॉस्ट हमारी टेबल में जो आई थी 12,000, वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, टोटल होल्डिंग कॉस्ट प्लस टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, होल्डिंग कॉस्ट के लिए बेटा एवरेज कैश बैलेंस, एवरेज कैश बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय एच, और टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिवाइडेड बाय टी। तो एवरेज कैश बैलेंस बेटा निकाल लो, 80,000 का एवरेज क्या बनेगा, 80,000 का एवरेज बेटा 80,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट है 15% और प्लस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बेटा हमारे आ चुके हैं 10 लोड्स, और मल्टीप्लाई बाय टी, टी हमारा है 600। तो ये बेटा हमारा बनेगा 80,000 बाई 2, 40,000 का 15%, 6,000 तो बेटा ये हो गया, और 6,000 ये होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इक्वल आ रही है, और ये टोटल बेटा कर देंगे 12,000। ये हमारा आंसर, बताइए। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट बामोल मॉडल, और होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सम बेटा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो सम आपने जरूर से जरूर करके देखना है तीनों मेथड से, ठीक है जी। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, बाय बाय।